हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं 12th हिंदी में 13 नंबर यानी कि 13 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी स्टूडेंट 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आपको उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम 12th हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 6 टॉपिक्स एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। वो 6 टॉपिक कौन कौन से होंगे देखिए। सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, दूसरा है संधि विच्छेद, तीसरा है शब्द युग्म, चौथा है शब्द अर्थ, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और छठवां है वाक्य संशोधन। बहुत सारे स्टूडेंट 12th वाले थे जो सोच रहे थे अरे चलो हिंदी जैसे 1 महीना या 15 दिन बचेगा, मैं हिंदी तैयार कर लूंगा। अब पता चल रहा है ठीक है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि हिंदी मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो देखिए मैं आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बस आपको मेरा साथ देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आएंगे, फिर है संधि विच्छेद 3 नंबर के आएंगे, फिर है शब्द युग्म 2 नंबर के, फिर शब्द अर्थ 2 नंबर के, फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी 2 नंबर के, और फिर है वाक्य संशोधन 2 नंबर के। यानी कि टोटल कितना हुआ 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। ठीक है, तो 13 नंबर मैं इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। तो बैठ जाइए कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, फिर हम संधि विच्छेद को, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। पहले चलिए इसको पढ़ते हैं क्या है, क्योंकि देखिए हिंदी में आपकी बार हमें 100 में 95 प्लस लेकर आना है और बहुत सारे बच्चे लेकर आए हैं, आप भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें क्या कहा जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिर ऊंचा करके चलना। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब आपके बोर्ड एग्जाम में तो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना होगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए सिर ऊंचा करके चलना, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ पहले आप लिखेंगे स्वाभिमान। ठीक है, स्वाभिमान, स्वाभिमान से जीना, से जीना, सिर ऊंचा करके चलना यानी कि स्वाभिमान से जीना। ठीक है, इसका अर्थ हो गया। अब आपको हेडिंग डालना होगा वाक्य प्रयोग। सुंदर सा हेडिंग ऐसे डालेंगे यहां पर, वाक्य प्रयोग। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, वाक्य प्रयोग। देखिए ये वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ही नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर बोर्ड में लिखना कैसे है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो देखिए ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर इसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है, देखिए आदर्श जीवन, आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं, सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं। तो देखिए सिर ऊंचा करके चलना यानी कि स्वाभिमान से जीना। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं, यानी कि जो आदर्श के साथ अपने एक हैबिट के साथ जीवन जीते हैं, अच्छे से जीवन जीते हैं, वो हमेशा अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है सिर ऊंचा करके चलना, वो इस वाक्य में आ गया है, यानी कि वाक्य प्रयोग हमारा बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन आपका वाक्य में आना चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे कि हाँ आपका वाक्य प्रयोग सही है। तो देखिए सिर ऊंचा करके चलना, ये वाक्य देखिए ये जो वर्ड है इसमें आ गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही वाक्य प्रयोग लिखें, आप कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो ये क्वेश्चन है इस वाक्य में आना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ध्यान से समझिएगा। अब समय नहीं है, खेल लिए, कूद लिए, मोबाइल खूब चला लिए, ठीक है, शॉर्ट देख लिए, रील्स देख लिए, अब 1 महीना खुद को कैद कर लीजिए।
ठीक है, खुद को बंद कर लीजिए कमरे में और इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि आपको 90% प्लस लाने से कोई रोक ही ना पाए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है, कलेजा छलनी होना। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा मैंने लिख रखा है। ठीक है, देखिए कलेजा छलनी होना, इसका मतलब होता है बहुत दुख होना। ठीक है, कलेजा छलनी होना का मतलब होता है बहुत दुख होना। फिर आपको वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना। देखिए जब अर्थ लिखे तो ब्रेकेट में ऐसे अर्थ लिख दें। ठीक है, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिखे, पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। ठीक है, तो देखिए कलेजा छलनी होना जो इसमें वाक्य में आ चुका है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। तो वाक्य प्रयोग सही तभी माना जाएगा जब आपका जो प्रश्न है वो वाक्य में आएगा, तभी उसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया, बस हो गया, सिंपल सा था। ठीक है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 3-3 क्वेश्चन हम एक टॉपिक के देखेंगे। टोटल हमने 6 टॉपिक ले रखे हैं, 3 क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, फूला ना समाना, इसका मतलब क्या होता है, वो देखिए फूले नहीं समा रहा, यानी कि बहुत खुश होना। ठीक है, फूला ना समाना का मतलब बहुत खुश होना, जैसे हमारे गांव में भी लोग कहते हैं। ठीक है, शहरों में भी कहते हैं, देखो वो उसके लड़के की नौकरी लग गई, वो फूला नहीं समा रहा है। ठीक है, बहुत खुश है वो। देखिए वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। यानी कि देखिए खेल प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिला है तो वो कैसे फूला समाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत खुशी। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में 90% लेकर चले आए या टॉपर बन जाए तो आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लोग जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपके घर मिलने आएंगे आपके मम्मी पापा से कि कैसा बच्चा था आपका, देखिए कितना नाम रोशन कर दिया इसने। ठीक है, तो ऐसा पढ़ाई करें। ठीक है, समझ में आया। तो फूला ना समाना इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो वाक्य प्रयोग खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला न समाया। अब मोहन की जगह पर सोहन, रोहन, रामू कुछ भी लिख सकते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे 3 क्वेश्चन मुहावरे एवं लोकोक्तियों के। तो इसके 3 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए। अभी मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डीपली समझना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दूसरा टॉपिक। अब देखिए दूसरा टॉपिक हमारा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या करना होता है, सिंपल सा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। फर्स्ट है विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद है। विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे का है विद्याधन ध्ययनम, खा है विद्याधन अध्ययनम, गा है विद्याधन अध्ययनम और घा है विद्याधन ध्ययनम। ठीक है, तो आपको जो सही अर्थ है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन उतार दें फिर टिक कर दें कि हाँ ये मेरा गा वाला सही है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालकर आपको गा आंसर लिख देना है। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन उतार लें, तब तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 100 नंबर का पेपर आप बहुत कम कर पाएंगे 3 घंटे 15 मिनट में। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा उसका सिर्फ आंसर ही लिखना है। ठीक है, जैसे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो विद्याधनम का सही संधि विच्छेद होगा विद्याधन अध्ययनम। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप कहेंगे खा वाला भी सही हो सकता था, तो देखिए इसमें डबल या है। ठीक है, इसमें सिंगल या है और इसमें भी डबल या है, तो जिसमें डबल है वो डबल का ही सही होगा, तो गा वाला आपका सही है। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ा आ है विद्या में और ये छोटा आ है, तो बड़ा और छोटा मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, तो विद्याधनम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए थोड़ा सा हार्ड है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए भूर्ध्व, भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है, इसको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, आप पढ़ के देखिए भूर्ध्व। ठीक है, का है भूधन ऊर्ध्व, खा है भूधन ऊर्ध्व, गा है भूधन ध्रुव और घा है भूधन ऊर्ध्व। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भूधन ऊर्ध्व। ठीक है, तो इसका बड़ाऊ और इसका बड़ाऊ मिलकर बनाएगा बड़ाऊ। ठीक है, तो भूर्ध्व ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही संधि विच्छेद आपको पहचानना होगा कि आखिर हमारा कौन सा सही है। ठीक है, फ्री में नंबर नहीं मिलते, मेहनत करना पड़ता है। अगर आज आप नहीं पढ़ेंगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, ये समय बार बार नहीं आने वाला, समय का कहना है कि मैं बार बार नहीं आऊंगा, जो पास्ट में बीत गया वो बीत गया। ठीक है, इसीलिए अपने प्रेजेंट को जी लो, प्रेजेंट में इतना जी तोड़ मेहनत कर दो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। ठीक है, चाहे आप हो चाहे जो हो। देखिए तीसरा क्वेश्चन है भागनोदया। भागनोदया का संधि विच्छेद क्या होगा, का है भाग्य धन उदया, खा है भाग धन योदया, गा है भाग्योधन दया और घा है भाग्य धन उदया। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, भाग्य धन उदया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए भाग्य में छोटा आ है, इसमें छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा आ छोटा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ओ का निर्माण कर देंगे तो भागनोदया ये आपका हो जाएगा। तो भाग्य धन उदया, भाग्यनोदया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका था संधि विच्छेद।
संधि विच्छेद में ऐसे ही आपको करना होता है, जो राइट आंसर होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। बस हो गया, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया और ये आपके बोर्ड एग्जाम के 3 नंबर के आते हैं, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तीनों आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए शब्द युग्म। देखिए मैंने यहां पर विभक्ति और वचन को नहीं लिया है, ठीक है, डायरेक्टली आ गए हैं शब्द युग्म पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है परिणय परिणय, ठीक है, इसका सही अर्थ क्या होगा? देखिए इसका मतलब होता क्या है, शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा। ये देखिए परिणय और परिणय, ठीक है, दोनों पढ़ने में थोड़ा सेम है लेकिन इसका मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, देखिए का है परिणाम और परिणाम, खा है परिणाम और परिणाम, गा है प्रेम और विवाह और घा है प्रेम और परिणय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, प्रेम और विवाह। परिणय और परिणय का मतलब होता है प्रेम और विवाह। इसका मतलब क्या होगा? देखिए जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो प्रेम, परिणय का मतलब होता है प्रेम और परिणय का मतलब होता है विवाह, तो प्रेम और विवाह इसका राइट आंसर होगा। अगर यहां पर विवाह और प्रेम होता तो गलत हो जाता, क्योंकि जो पहले उसका अर्थ पहले ही होगा। ये समझ में आ रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, असक्त आसक्त। ठीक है, इसमें सही आंसर क्या होगा? असक्त आसक्त, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? का है शक्तिहीन और मोहित, खा है कंजूस और साधु, गा है निर्बल और मोह रहित और घा है बलवान और सख्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, शक्तिहीन और मोहित। देखिए असक्त का मतलब होता है शक्तिहीन और आसक्त का मतलब होता है मोहित, तो शक्तिहीन और मोहित इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही होगा। तो असक्त और आसक्त का जो सही अर्थ होगा वो होगा शक्तिहीन और मोहित। ठीक है, ऐसे तीसरा देखिए हमारा क्या है, निसी वासर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? निसी वासर। इसका राइट आंसर क्या होगा? का है रात और दिन, खा है प्रातः और सायं, गा है दोपहर और सायं और घा है घड़ी और प्रहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रात और दिन। देखिए निसी का मतलब होता है रात और वासर का मतलब होता है दिन, तो रात और दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, जो सही आंसर है जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में ही होगा। ठीक है, बस हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द अर्थ पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ। इसमें हमें क्या करना होता है, इसको ध्यान से समझिए। शब्द अर्थ का मतलब समझे, अनेकार्थी शब्द, या इसी को हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे हम छोटे छोटे थे जब 5वीं 6वीं क्लास में, तो हमें पर्यायवाची शब्द पढ़ाया जाता था, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ, इन्हें अनेकार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए जीवन, जीवन को और हम किन नामों से जानते हैं, इसके कई अर्थ हैं। ठीक है, जीवन को किन किन नामों से जानते हैं? देखिए सबसे पहला हम जिंदगी, जीवन को हम जिंदगी भी कह सकते हैं, जिंदगी बड़ी सुहानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पानी, पानी भी कह सकते हैं। ठीक है, आयु भी कह सकते हैं, जीवन आयु, घी भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, परमात्मा किसी का नाम होगा तो चिढ़िएगा मत, क्योंकि परमात्मा हमारी ईश्वर है। ठीक है, या एक और लिख सकते हैं वायु, वायु लिख देता हूं मैं ऊपर। ठीक है, ये वायु, इनके कई नाम है। देखिए जीवन को हम जिंदगी, पानी, आयु, घी, परमात्मा, वायु, कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अनेकार्थी शब्द लिखना होगा, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ। वैसे आपको 1-2 ही लिखने हैं, 2 ही लिखना है, लेकिन मैंने 4-5 बता दिया ताकि 2 में से 5 में से कोई 2 तो आपको याद ही रहेगा, आप बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएंगे। ठीक है, वो पूरा नंबर लेकर आएंगे। मैं यही चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो 100 में 100 लेकर आए, ये मेरा सोचना है। ठीक है, दूसरा देखिए जोड़, जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ को और हम किन नामों से जानते हैं? योग, संधि भी कहते हैं जोड़ को, संधि। ठीक है, मेल भी कहते हैं, मेल, जीमेल वाला मेल नहीं, दूसरा मेल है। ठीक है, गांठ भी कहते हैं और समानता भी कहते हैं। देखिए हाथ में थोड़ा ठंडी के कारण राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, ठंड लग रहा है हाथ में थोड़ा सा, तो इसीलिए आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा। जोड़ को हम किन नामों से जानते हैं? योग, संधि, मेल, गांठ, समानता। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका अनेकार्थी शब्द है। फिर तीसरा देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? देखिए ज्येष्ठ का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सबसे बड़ा। देखिए सबसे बड़ा जो घर में होता है उसको ज्येष्ठ भी बोलते हैं और जेठ भी बोलते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में, तो सबसे बड़ा। और ज्येष्ठ एक महीने का नाम भी है, तो लिख देंगे एक महीने का नाम, का नाम। ठीक है, ज्येष्ठ जो है, जेठ आपने सुना होगा। ठीक है, लड़कियां जानती होंगी, लड़के भी कुछ जानते होंगे। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ एक महीने का नाम भी होता है, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, अब फिर ज्येष्ठ का क्या होगा? श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, एक महीने का नाम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा शब्द अर्थ। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि आपको जीवन है, इसको और किन नामों से जानते हैं, इसके और कितने अर्थ हैं
वही आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है? देखिए इसमें हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चूज करना होता है। जैसे देखिए सबसे पहले देखिए दूसरों पर आश्रित रहने वाला, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित हो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं पराश्रित। पराश्रित यानी कि एक वर्ड में हम बात कर रहे हैं। ऐसे आपसे कह दिया जाए कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे हम नास्तिक कहेंगे। 10 भुजाओं वालों उसको हम कहेंगे दशानन, ठीक है। 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसके कई क्वेश्चन आते हैं, 2-3 मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। दूसरा देखिए परीक्षा लेने वाला। अब जो आपसे परीक्षा लेता हो उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षक। परीक्षक, ठीक है। तो जो परीक्षा लेने वाला होता है उससे हम लोग परीक्षक बोलते हैं एक वर्ड में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। परीक्षा लेने वाले को हम क्या बोलते हैं? परीक्षक। इंग्लिश में बोले तो एग्जाम लेने वाला इसको बोलेंगे एग्जामिनर। आपने सुना होगा एग्जामिनर, ठीक है। इंग्लिश बहुत आती है आप लोगों को, हिंदी अपनी मातृभाषा आपको नहीं पता है। दूसरा देखिए तीसरा, वह जो प्रार्थना करता हो। जो प्रार्थना करता हो उसे हम लोग प्रार्थी बोलेंगे, ठीक है। जो प्रार्थना करता हो कि भगवान मुझे पास करा दो किसी तरह, 90% 70% ला दो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई, वो जाते हैं माथा टेकते हैं हर जगह, अरे भगवान मुझे पास करा दो, ये करूंगा वो करूंगा। देखिए अपने कर्म से, भगवान तो आपके साथ हैं ही, चारों ओर हमारे ईश्वर हैं, लेकिन आपको अपने कर्म से जो लाना है, काम करके जो आप कर सकते हैं, पढ़ाई करके जो आप कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि कब ये मेहनत करेगा, कब मैं इसको टॉपर बना दूं। तो मेहनत करो, भगवान तो आपके साथ है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन क्या होता है? इसका मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। जैसे देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही है। अब इसमें गलती क्या है, यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही है, ठीक है। इसमें गलती क्या है? अब देखिए इसमें गलती ये है, देखिए आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए, थोड़ी सी गलती है। मैदान में 2 गाय और 4 बकरियां चर रही हैं। देखिए बकरी 4 है तो सिर्फ बकरी लिखने से मजा नहीं आएगा, ठीक है। बकरियां लिख दीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे मैदान में 2 गाय, 2 गायें कर दीजिए, क्योंकि 2 गाय है, ठीक है। तो 2 गायें कर देंगे और 4 बकरियां कर देंगे, ठीक है। चर रही हैं, चर रही हैं, ठीक है। अब ये सही है, मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां चर रही हैं, क्योंकि देखिए जब सिंगुलर नहीं है, ये सब प्लूरल है, बहुवचन है। तो 2 गाय के जगह पर गायें कर देंगे और बकरी के जगह पर बकरियां कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है मंच पर अनेकों नेता उपस्थित हैं। तो इसमें गलती क्या है? मैंने ये कई बार गलती आपको बताया। मंच पर देखिए अनेकों लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको अनेक लिखना है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, ठीक है। तो अनेक करेंगे, अनेकों नहीं, अनेक नेता उपस्थित है, ठीक है। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित हैं, तो इसमें गलती यही रहती है। देखिए अनेकों लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मंच पर अनेकों नेता उपस्थित है, ऐसे अनेक वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि मैदान में अनेकों बकरियां चर रही हैं, मैदान में अनेकों गायें चर रही हैं, इसमें गलती होती है। अनेकों नहीं लिखना होता, आपको अनेक लिखना होता है। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, देखिए यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए यहां पर गलती क्या है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यानी कि दूध शुद्ध है कि गाय शुद्ध है। इसका मतलब जैसे ही वाक्य लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो गाय शुद्ध है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिए गलती क्या है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। इस प्रकार से लिखिए, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो थोड़ा आगे पीछे दे दिया गया है वर्ड को, शब्द को, इसको आपको सही करके लिखना है, ठीक है। तो यहां पर शुद्ध के जगह पर गाय लिख दीजिए, यहां गाय का फिर शुद्ध दूध मिलता है। तो लिखेंगे यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अब ये सही होगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तो यही छोटी सी गलती थी,
देखिए यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है और ऊपर क्या था, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो ऊपर वाले वर्ड में लग रहा था कि हाँ शुद्ध गाय है, गाय शुद्ध है, ठीक है, उसका दूध मिल रहा है। नीचे क्या है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी कि यहाँ पर दूध शुद्ध है। तो जिसके आगे शुद्ध लगा है वही शुद्ध होगा। यहाँ पर गाय के आगे लगा है तो शुद्ध गाय होगा, यहाँ पर दूध के आगे लगा शुद्ध दूध होगा। ठीक है, बस ये हो गया आपका, ये भी फाइनल आपका हो चुका है और यही हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और पूरे 6 टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में पढ़ा। वो 6 टॉपिक कौन कौन से, मुहावरे, मूलकोक्तियां, सद्य विच्छेद, शब्दयुग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्य संशोधन, इन 6 टॉपिक को हमने एक ही वीडियो में पढ़ लिया। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अभी भी समय गया नहीं है, अभी चाहे तो आप टॉपर बन सकते हैं, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो एक टॉपर के अंदर होता है, क्योंकि लास्ट के दिनों में ही पढ़ाई होती है। उससे पहले तो बहुत जो ज्यादातर स्टूडेंट घूमते टहलते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट के दिनों में अंत भला तो सब जग भला। ठीक है, अंत अगर आपका भला है, अंत में आप मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप आसानी से निकल जाएंगे। तो आज का सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।